इस वीडियो में हम लोगों ने कैजुअलाइजेशन देखा था कि कैजुअलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक, तो एम्प्लॉयमेंट में ब्रॉडली भी क्लासिफाइड एज फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयमेंट होता है ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में, दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में। ठीक, तो फॉर्मल सेक्टर क्या होता है हमारा? फॉर्मल सेक्टर रिफर्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इकोनॉमी का सबसे ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर्मल सेक्टर होता है। ठीक है, it includes all government departments, public enterprises, and private establishments which hire 10 और more workers। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो होते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज होती है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसी कंपनीज होती हैं जो कम से कम 10 और इससे ज़्यादा वर्कर्स को हायर करते हो। ठीक है, दोज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल वर्कर्स। अब इस तरीके के सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मल वर्कर बोलते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर रिफर्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। इट इंक्लूड्स ऑल सच प्राइवेट एंटरप्राइजेज। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं जो कम 10 वर्कर्स से कम वर्कर्स को हायर करते हैं या 10 से कम वर्कर्स को हायर करते हैं। बिसाइड्स फार्मिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर्स। किसके अलावा? फार्मिंग और सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर्स के अलावा। दोज वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड इनफॉर्मल वर्कर्स। अब ऐसे लोग जो इस तरीके के सेक्टर्स में काम करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इनफॉर्मल वर्कर्स। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द employment status, the underlying differences between formal and informal sector is that अब अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से देखा जाए तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं हम लोग। जैसे वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर आर इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वाइल वर्कर इन द इनफॉर्मल सेक्टर आर नॉट। तो जो वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो उनको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं वो प्रॉपर मिलते हैं, और जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं उनको इस तरीके के सोशल बेनिफिट्स का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। अब सोशल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं हमारे? जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, पेंशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो इनफॉर्मल वर्कर्स को नहीं मिलता है, फॉर्मल वर्कर्स को केवल मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड है हमारा डिफरेंस, वाइल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स इज इन फॉर्मल सेक्टर इज प्रोटेक्टेड थ्रू वेरियस लेबर लॉज, देयर आर हार्डली एनी प्रोटेक्टिव लॉज फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या कर रही है? इकोनॉमी में क्या है? जो जिन वर्कर्स का इंटरेस्ट किस में है, फॉर्मल सेक्टर में है, उनको कई तरीके के लेबर लॉस से उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और यही अगर इनफॉर्मल सेक्टर में देखा जाए तो मुश्किल से ही कुछ प्रोटेक्टिव लॉज हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स के लिए। थर्ड है हमारा, टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्कर इन द फॉर्मल सेक्टर कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। नो सच यूनियंस एग्जिस्ट इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, जो वर्कर्स होते हैं फॉर्मल सेक्टर्स के वो क्या कर सकते हैं? ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह की कोई भी यूनियन इनफॉर्मल सेक्टर में एग्जिस्ट नहीं करती है। फोर्थ है, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर हाईली वल्नरेबल टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। दे आर हायर्ड व्हेन द मार्केट sentiments are good and are fired when there are
देयर इज इकोनॉमिक स्लो डाउन। ठीक है, तो जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स होते हैं उनकी क्या होती है, जॉब जो होती है एकदम अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी हैं, ठीक है, तो उनको हायर कर लिया जाएगा, और अगर मार्केट कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं या इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है तो उनको फायर भी कर दिया जाता है या निकाल भी दिया जाता है। ठीक है, अब क्विक एक रिवीजन देख लेते हैं डिफरेंस का। फॉर्मल वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स, तो वर्क इन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं इकोनॉमी के। जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं और एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जिसमें प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी और पेंशन होता है। और जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं आर नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। थर्ड आता है हमारा, जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं कैन नॉट फ्रॉम ट्रेड यूनियंस। फॉर्मल वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉ अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट्स। Informal workers remain unprotected by labor laws and are therefore highly vulnerable to uncertainties of the market. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? Informalization of workforce is defined as a situation where percentage of workforce in the formal sector tends to decline and that in the informal sector tends to rise. जो इनफॉर्मलाइजेशन होता है वर्कफोर्स का, वो क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वर्कफोर्स का कुछ परसेंटेज जो है फॉर्मल सेक्टर का वो क्या होता है, डिक्लाइन होता है, और इनफॉर्मल सेक्टर का जो परसेंटेज होता है वर्कर्स का या वर्कफोर्स का वो टेंड टू राइज, वो मतलब वो राइज करता है। इन एडोरेंस विद सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट शुड have risen from and informal sector employment should have declined over time. अगर सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी का जानते हैं तो उसमें क्या है, क्या कहा गया है, जो फॉर्मल सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का वो उसको राइज करना चाहिए, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का उसको क्या होना चाहिए, समय के साथ डिक्लाइन करना चाहिए वो। Alas, just the opposite has happened in the Indian economy. ठीक है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो टेंड टू राइज हो रहा है और जो फॉर्मल सेक्टर है वो डिक्लाइन हो रहा है। एंड इट हैज़ हैपेंड नॉट एक्सीडेंटली बट एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट सिंस 1991। अब ऐसा किस लिए हो रहा है? ऐसा नहीं है कि ये एक्सीडेंटली हो रहा है, ये केवल इस वजह से हो रहा है जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई गई डेवलपमेंट की 1991 में, सॉरी 1991 से, ये सिर्फ और सिर्फ उसके कॉन्सिक्वेंसेस के वजह से हो रहा है। अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर लॉन्च इन 1991। ठीक है, जैसे कि पीछे चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एक सीरीज लॉन्च की गई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म की 1991 में विद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एज देयर की एलिमेंट्स। Consequently, there is a significant transformation from a controlled economy to market economy. इसके कॉन्सिक्वेंस से क्या हुआ कि जो इकोनॉमी थी वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। एंड in the process of transformation, there has been a significant drift towards informalization of the workers. Market economy and informalization of workers perhaps are strongly correlated to each other. जो मार्केट इकोनॉमी है और जो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स है, ये क्या है, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, इनफॉर्मलाइजेशन इज ड्राइवन बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द लेबर मार्केट। जो इनफॉर्मलाइजेशन होता है ये किसकी वजह से होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, जो भी फोर्सेस होती हैं डिमांड और सप्लाई की लेबर मार्केट की। ठीक है, प्रेजेंटली
formal sector employments come to merely 10% of the total. 90% of the workforce continues to be informal. तो करंट में क्या है कि जो फॉर्मल सेक्टर है केवल और केवल 10% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और बाकी बचा हुआ जो 90% एम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर के कंट्रोल में है. This point to growing vulnerability of the workforce to uncertainties of the market economy. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं कि अब ये रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है. ठीक. स्टडिंग रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट वी में फोकस ऑन द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में क्या क्या आता है हमारा. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, दूसरा आता है हमारा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसे ही जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये दो तरीके से कन्वर्ट होता है हमारा, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को समझेंगे कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है हमारा. इन व्हाट फॉलोज वी ऑफर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन द वेरियस टाइप ऑफ रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझेंगे आज हम. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज dominated by disguise and seasonal unemployment. The details are as under. अब क्या है ये डिटेल इसमें. तो सबसे पहला हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट्स अकर व्हेन द नंबर ऑफ वर्कफोर्स एंगेज इन अ जॉब इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश इट. तो जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है कि किसी एक काम को करने के लिए एक्चुअली में जितने वर्कर्स की हमें ज़रूरत है, ठीक है, उससे ज़्यादा वर्कर जब उसी काम को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं तो क्या होता है, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है या ओवरबर्डन अनएम्प्लॉयमेंट होता है. ठीक है. इफ सम ऑफ देम आर विड्रॉन फ्रॉम दैट जॉब टोटल प्रोडक्शन विल नॉट फॉल. अब अगर हम जो एक्सेस हमारे पास वर्कर्स हैं उनको अगर हम वहाँ से निकाल देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है. अब जैसे एक एग्जांपल देखें छोटा सा कि मान लो हम एक खेत में काम कर रहे हैं. ठीक है. उस खेत में क्या है कि उस खेत को पूरी तरीके से प्लॉइंग करने के लिए हमें 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. अब क्या है, 10 लोग तो हमने लगा दिए, लेकिन अभी भी उसमें हमने क्या किया, 10 एक्स्ट्रा लोग लगा दिए हैं जिससे कि काम और ज़्यादा जल्दी से हो जाए. ठीक है. लेकिन अगर यही जो 10 लोग हमने एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं इनको अगर हम हटा भी देते हैं तो क्या होगा, हमारा काम तो एज इट इज़ होता रहेगा ना और अपने टाइम से ही कंप्लीट होगा, क्योंकि जितने वर्कर हमें चाहिए एक्चुअली में वो तो काम कर ही रहे हैं. ठीक है. तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक. आगे है हमारा सेकंड पॉइंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. अनदर काइंड ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. इट अकर्स सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन. ठीक है. तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये क्या होता है, एक और तरीके का रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है. और ये कब आता है या क्यों होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर वर्क होता है वो क्या होता है, सीजनल होता है. ठीक है. ड्यूरिंग ऑफ सीजन ऑफन द फार्म वर्कर्स आर आउट ऑफ जॉब. ऑफ सीजन में क्या होता है, जो फार्म वर्कर्स होते हैं वो भी, उनकी भी जॉब नहीं रहती है. दे हैव नो वर्क टू डू. उनके पास कोई काम नहीं होता है करने के लिए. द वॉल्यूम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस एंड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन इन द डिफरेंट स्टेट. अब ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है इनका जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, जो भी कंडीशंस होती हैं या फिर जो मेथड्स होते हैं कल्टीवेशन के या क्रॉप कल्टीवेशन के अलग अलग स्टेट्स में, ये उस पर डिपेंड करता है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ फार्मर हु ग्रोज वन क्रॉप इन अ ईयर यूजुअली रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर 5 to 7 months.
ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक फार्मर अगर एक ही तरीके की क्रॉप को कल्टीवेट कर रहा है तो क्या है, वो 5 से 7 महीने के लिए वो अनएम्प्लॉयमेंट झेलता है या अनएम्प्लॉयड रहता है। इन रूरल एरियाज बिसाइड्स एग्रीकल्चर देयर आर मैनी अदर सीजनल एक्टिविटीज लाइक शुगर केन क्रशिंग, ब्रिक किल्स एट्सेट्रा। ठीक है, रूरल एरियाज में क्या है, एग्रीकल्चर के अलावा और भी सीजनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है, जो गन्ना होता है, शुगर केन, उसको भी काटने का काम होता है। ठीक है, ईंटें बनाने का काम होता है। वर्कर्स इंगेज इन दीज एक्टिविटीज रिमेन ऑक्यूपाइड फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर। जो वर्कर्स इन एक्टिविटीज़ में भी इंगेज रहते हैं वो क्या अपने आप को कुछ समय के लिए ऑक्यूपाई रखते हैं काम में। रेस्ट ऑफ द पीरियड दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। और उसके बाद भी जो बचा हुआ पीरियड होता है या टाइम होता है उसमें वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है।